हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 years। इसको हम पढ़ रहे थे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने देखा कि मैप कैसे बने और मैप के थ्रू क्या क्या चेंजेस हुआ, हमने लास्ट क्लास में इसको देखा। अब हम उसके आगे का देखेंगे। नेक्स्ट टर्म है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। Historical records, language, and the meaning of words changes with the time. Meaning of Hindustan. The term Hindustan is interpreted differently by different people, which are as follows. Present context, India. This term refers to what we know as India, the modern nation state. In the Mughal area, Hindustan was the most common term for India. नए टर्मिनोलॉजी और पुराने टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे इस चैप्टर के इस भाग में। यहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, लैंग्वेज एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स चेंजेस विद द टाइम। जो इतिहास के रिकॉर्ड्स हैं, भाषाएं हैं और जो शब्दों के अर्थ हैं वो टाइम के साथ साथ बदले हैं। मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान जो शब्द है वो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसके मीनिंग बताए हैं। यदि आज वर्तमान के साथ हम इसको बात करें कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बात करें तो ये टर्म जो हिंदुस्तान है, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, और ये एक मॉडर्न नेशन स्टेट है, एक मॉडर्न नवीन देश है। और मुगल एरा में, मुगल पीरियड में, मुगलों के समय में हिंदुस्तान जो है शब्द जो है बहुत कॉमन था और ये भारत के लिए, इंडिया के लिए यूज किया गया था। In the 13th century, the term Hindustan was used by the Persian and Mughals to mean the areas around the Indus River Valley in northwest India, Punjab, Haryana, and lands between the Ganga and Yamuna River, but not South India. 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द जो है वो पारसी लोग, पारस से जो आए थे उनके द्वारा और मुगलों के द्वारा उस जगह को, उस एरिया को, उस क्षेत्र को बोला जाता था जो कि सिंधु नदी की घाटी के चारों ओर है, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और ये गंगा और यमुना के बीच नदियों के बीच के जो जमीन है उसको बोला जाता था। परंतु यहाँ पे हम साउथ इंडिया को नहीं इंक्लूड करते हैं। Babar also used the term Hindustan to explain the geographies and cultures of the subcontinent in the early 16th century, and that was similar to the way Amir Khusro, a famous poet, did it in the 14th century. The term Hindustan did not carry the political and national meaning that we associated with it today, in spite of the existence of the geographical and cultural entity like India. बाबर ने भी हिंदुस्तान के भौगोलिक और सांस्कृतिक चीजों का वर्णन किया 16वीं शताब्दी में, 16वीं सेंचुरी में। उसी प्रकार से उन्होंने इसका हिंदुस्तान के भौगोलिक और सांस्कृतिक चीजों का वर्णन किया जिस प्रकार से 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के बारे में किया था। The term Hindustan did not carry the political and national meaning that we associated with it today. आज की तारीख में हिंदुस्तान को जो हम पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में जोड़ते हैं उस प्रकार से पहले इसको नहीं जोड़ा जाता था, और आज हम उसको ज्योग्राफिकल और कल्चर जितना है इसका उसके नहीं जोड़कर हम पॉलिटिकल वे में इसको जोड़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है मीनिंग ऑफ फॉरेनर। मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, in the present time, the term foreigner means a person who is not an Indian. In this period, the term foreigner meant a stranger who appeared in a given village, that is, a person who was not a part of that society or culture. Thus, a city dweller would consider a forest dweller as a foreigner, whereas two farmers of the same village, even if they belonged to different castes, religion, etc., were not foreigners to each other. यहाँ पर फॉरेनर का मतलब बताया जा रहा है। फॉरेनर जो है उसको हम विदेशी कहते हैं, और वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो हम फॉरेनर या विदेशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि भारत से बाहर रहता है और जो कि भारत के बाहरी देशों से आया हुआ होता है, उसको हम विदेशी या फॉरेनर कहते हैं। परंतु मिडीवल पीरियड में इस टर्म का मीनिंग कुछ अलग ही था। फॉरेनर या विदेशी हम उस व्यक्ति को कहते थे जो कि
उस गाँव में जहाँ रह रहा है निवासी, उस गाँव के बाहर दूसरे गाँव से यदि कोई व्यक्ति आता था, तो एक ही देश में है, परंतु यदि वो व्यक्ति दूसरे गांव से आता था, हाँ, उनकी सोसाइटी और कल्चर का वो पार्ट नहीं होता था, तो ऐसे व्यक्तियों को हम फॉरेनर कहते थे मिडिवल पीरियड में। और यदि वो शहर में रह रहा है व्यक्ति और उसके शहर में या उसके गांव में कोई यदि जंगल के इलाके से भी रहने वाला यदि कोई व्यक्ति आ जाता था, तो उसको हम फॉरेनर कहते थे। और यहाँ पर एक बात और भी है कि यदि दो किसान एक ही गांव में रह रहे हैं, परंतु वो अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर या विदेशी नहीं होते थे। Historians and their sources. Historians rely upon the old coins, inscription, architecture, and textual records for information for their studies. In the medieval period, gradually paper became widely available and cheaper. People started using it to write holy texts, chronicles of rulers, letters, and teaching of saints, petitions and judicial records, and for register of accounts and taxes. हिस्टोरियंस जो थे इतिहासकार को अपने इतिहास लिखने और उनके जो सोर्सेस होते थे उनके स्रोतों के बारे में भी बताना है, पढ़ना है अभी। इतिहासकार जो होते थे वो अपने चीज़ों को, वो उनको कहाँ से कुछ चीज़ें मिलेंगी कि पिछले पिछले हमारे इतिहास में हमारे पास में क्या हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इतिहासकार जो है ओल्ड कॉइन्स पर, है ना, लिखित दस्तावेजों पर, जिसको क्या इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, आर्किटेक्चर इमारतों पर, और जो भी लिखित रिकॉर्ड्स होते थे उनकी स्टडी को इंफॉर्मेशन मिलता था, उनकी उसकी उन्होंने पढ़ाई करके उसके ज्ञान को, उससे इंफॉर्मेशन को एकत्र करते थे। मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, धीरे धीरे पेपर जो है बनने लगा और पेपर आसानी से मिलने लगा और पेपर सस्ता भी मिलने लगा। और पेपर, अब तक पेपर नहीं था, लोग पत्तों में, बार्क में, इनमें लिखा करते थे, परंतु अब जब पेपर बनने लगा तो लोग बाग पेपर में लिखने लगे और वे अपनी पवित्र किताबों को लिखे और अ, शासकों के सत्र को लिखे, शासकों के लड़ाइयों को लिखा, उनके उनकी चिट्ठियों को लिखा, जो साधु संत होते थे उनकी जो टीचिंग होती थी, उनकी जो प्रीचिंग होती थी, जो प्रचार होता था, उसको उन्होंने लिखा, जो न्याय होता था, राजा के जो न्याय होते थे, उन सारों चीज़ों के रिकॉर्ड्स को भी वो लिखने लगे। और जो अकाउंट्स होता था, जो पूंजी होती थी, है ना, किस प्रकार से उनको कहाँ टैक्स लगाना है, क्या करना है, ये सारे रिकॉर्ड्स भी अब पेपर में लिखने लगे। Manuscripts provide a lots of informations to historians. However, they are difficult to use as the manuscripts were handwritten. To know what the author had actually written, historians have to read different manuscripts version of the same text. Manuscripts जो है वो इतिहासकारों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने में बहुत हेल्पफुल थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये हाथ से लिखित होती थी, हैंड रिटन होती थी, और जो ऑथर्स होते थे एक्चुअली उसमें लिखा क्या है, इसको हिस्टोरियंस को पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। क्योंकि और इसको, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या किया कि हिस्टोरियंस हैव टू रीड, उन्होंने अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स के वर्जन्स को पढ़ा। सेम टेक्स्ट, जो सेम बुक लिखा है, किताब है, उसके अलग-अलग वर्ज़न के मैन्युस्क्रिप्ट्स को उन्होंने पढ़ा और फिर पता किया कि एक्चुअली पास्ट में हुआ क्या था। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इतिहासकार कैसे लिख रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं कॉइन्स की मदद से, और ये सब चीज़ों की मदद से वो कैसे इतना इतिहास में क्या हुआ इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो है आर्काइव्स में, जो पुरातत्व विभाग है, वहाँ पर संग्रहित रहता है। वहाँ इतिहासकार बैठ के इसकी खोज करते हैं। New social and political groups. The 1000 years between 700 to 1750 was a period of large scale economic, political, social, and cultural changes. There were many developments in technologies, for example, the Persian wheel for irrigation, the spinning wheel for weaving, and powerful frameworks, firearms for big fights were invented in that period. नया सामाजिक और पॉलिटिकल ग्रुप का उत्पत्ति हुई। द और जो 1000 साल के बीचों में 700
और 1750 के समय के बीच में बहुत बड़ी लार्ज स्केल में बहुत बड़ी अमाउंट में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल संस्कृति में चेंज आया। मतलब समाज में, उनके इकोनॉमिक में और राजनीतिक में, सोसाइटी में, है ना, और संस्कृति में बहुत ही चेंजेस आए। यहाँ पर बहुत सारी नई-नई तकनीकियों का डेवलपमेंट हुआ, नई-नई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि एक इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पर्शियन चक्के का इन्वेंशन हुआ। हाँ, वीविंग करने के लिए स्पिनिंग व्हील की उत्पत्ति हुई, को बनाया गया या आविष्कार हुआ, और बहुत ही उपयोग और शक्तिशाली फायर आर्म्स को बनाया गया, लड़ाइयों में जिसका उपयोग हो पाए। ऐसे सारी चीज़ों का इस पीरियड में आविष्कार हुआ। People who traveled in search of opportunities not only brought new ideas but also new food and beverage with them. Many Rajputs became famous in India before the rise of Mughal Empire. Initially, the term only included son of rulers, but later it also included soldiers and commanders. Marathas, Sikh, Jats, Ahoms, and Kayasthas also became important in the Indian subcontinent in that period. People who traveled in search of opportunity not only brought new ideas, जो व्यक्ति ट्रैवल करते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे, वो केवल नए आइडिया को ही नहीं लाए, परंतु नए-नए प्रकार के खाद्य पदार्थ, नए-नए प्रकार के पेय पदार्थों की भी खोज की गई, और वो अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह को लेके आए। बहुत सारे राजपूत जो है इंडिया में फेमस हुए। मुगल शासन के आने से पहले बहुत सारे राजपूत जो थे वो फेमस थे। शुरुआत में इन राजपूतों को केवल शासक के पुत्रों के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में इन्हें राजपूतों को, जो सैनिक थे और जो कमांडर, जो सेनापति हुआ करते थे, उनको भी राजपूतों के रूप में उनको जाना गया। और मराठास, सिख, जाट, अहोम्स और कायस्थास भी बाद में इंडिया में इस पीरियड में, मतलब मिडिवल पीरियड में, इन सब रिलीजन, कास्ट को भी जाना गया। Many forests were cleared to make land for agriculture. Peasants became an important part of the society and started receiving help from the rulers if they paid taxes. Different groups of jatis or subcastes came into existence on the basis of occupation and rules and regulation made by the jati. Panchayat were enforced by an assembly of elder people. जंगल जो बहुत बड़े-बड़े जंगल थे, बहुत सारे जंगलों को साफ किया गया, काटा गया, और उस जंगल में खेती करने के लिए ज़मीन बनाई गई, ताकि किसानों को और उपयोगी महत्वपूर्ण स्थान समाज में दिया जा सके, और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगा रूलर से, ताकि वो टैक्स भी पटाने, यदि वो टैक्स पटा पाते थे, यदि वो टैक्स को दे पाते थे, तो उनको शासक की ओर से बहुत मदद भी मिलते थे। और उसके बाद बहुत सारे जाति सबकास्ट भी अ, आए, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कार्यशैली के बेसिस पे बहुत सारे जातीज़ आए, और उन जातीज़ के नए रूल रेगुलेशन बने, और उसको पंचायत में एनफोर्स किया गया, और उसके लिए बड़े बुजुर्गों को उस असेंबली में, संगठन में बैठाया जाता था कि ये ये समाज ये कार्य करता है, तो इसको इस जाति का नाम दिया जाए, तो नए जाति और सब कास्ट का भी निर्माण होने लगा।